Yes, hello team. A very good evening to everyone. Welcome back to Today's Academy, and here we are to solve MCQs on Minimum Wages Act. I will think if I can finish Payment of Wages Act also today. चलिए, Minimum Wages Act हम लोग start करेंगे और आज का पहला question है When did Minimum Wages Act 1948 came to force? देखिए एग्जाम में आ चुका है कि ट्रेड यूनियन एक्ट हमारी किस दिन इम्प्लीमेंट हुई, फैक्ट्रीज एक्ट किस दिन इम्प्लीमेंट हुई, है ना। तो ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए हैं, तो इसलिए चांसेस हैं कि ऐसे क्वेश्चन भी आ जाए कि मिनिमम वेजेस एक्ट कब इम्प्लीमेंट हुई। ठीक है, तो इसका आंसर है फरवरी 15 मार्च 1948. ओके, तो इट वाज एक्चुअली पास्ड ऑन 9th of February and it came into force on 15th March. It was passed on, it was बहुत ही जल्दी ये एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था 9th Feb 1948 से it was passed from legislative assembly and it came on into force on March 15 of the same year 1948. ये मिनिमम वेजेस एक्ट की स्टोरी क्या है हमने देखा, राइट। सबसे पहले क्या हुआ था 1931 में रॉयल कमीशन ऑफ लेबर ने ये सजेस्ट किया था कि एक लेजिस्लेशन होना चाहिए जो कि गवर्न करे कि मिनिमम वेजेस एक्ट हर ऑक्यूपेशन में, हर क्लास में, हर सिटी में कितना होना चाहिए, राइट। उसके बाद फिर 1943 में क्या हुआ देखिए, उसके बाद 1943 में एक स्टैंडिंग लेबर कमेटी जो है ना हमारी लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी को अपॉइंट की। अब ये लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी ही हमारा रीज कमेटी है, तो रीज कमेटी को स्टैंडिंग लेबर कॉन्फ्रेंस ने अपना जो पहला सेशन है, क्योंकि ये 1942 में बनी थी, है ना, तो इसका पहला या दूसरा सेशन होगा, उसमें उसने रीज कमेटी को स्टैंडिंग लेबर कमेटी ने ही अपॉइंट किया, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, है ना। तो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस या कमेटी, तो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ने बोला स्टैंडिंग लेबर कमेटी को कि एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी अपॉइंट करो जिससे हम लोग चेक करेंगे कि मिनिमम वेजेस कुछ है या नहीं, या कंडीशन ऑफ लेबर क्या है इन टर्म्स ऑफ देयर वेजेस, हाउसिंग, सोशल कंडीशन इन एम्प्लॉयमेंट, उसके अकॉर्डिंग एक्ट के इनैक्टमेंट का सोचेंगे। रीज कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट किया वो रिपोर्ट बहुत ज्यादा पैथेटिक था। इस रिपोर्ट से एक बार क्वेश्चन आया है कि जिसमें स्टेटमेंट दिया हुआ था कि एम्प्लॉयर को अनलेस एंड अनटिल कोई फोर्स किया जाए वो लोग बहुत ही कम वेजेस देते हैं लेबर्स को, या बिल्कुल भी नहीं देते। तो ऐसा एक स्टेटमेंट था। ये रिपोर्ट किसकी है, तो ये रीज कमेटी की है। इसका जो बिल है वो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में ही 1945 में ड्राफ्ट हुआ था और बिल हमारा 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 8th स्टैंडिंग लेबर कॉन्फ्रेंस। तब तक इतनी 8 मीटिंग हो गई थी एसएलसी की। The 8th meeting also recommended that a separate legislation that specified working hours, minimum wages, paid holidays of unorganized sector should be enacted. ये सारा कुछ 1946 में ये बिल पास हुआ था और एसएलसी ने भी इस बिल को सपोर्ट किया था कि हाँ भाई एक सेपरेट लेजिस्लेशन होना चाहिए। उसके बाद द बिल वाज इवेंचुअली passed on 9th Feb and then it was effective from 15th March. उसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद भी एक स्टोरी 1955 में मिनिमम वेज फिक्सिंग मशीनरी कन्वेंशन, मिनिमम वेज फिक्सिंग मशीनरी कन्वेंशन इंडिया ने रेटिफाई किया था, जिसका कन्वेंशन नंबर है 26 और आईएलओ ने इसे 1928 में अडॉप्ट किया और इंडिया ने 1945 में रेटिफाई किया। तो इतनी सारी चीजें याद करेंगे तो 2-3 क्वेश्चन तो आपके पक्का बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट, what is not true about the act? Act is applicable at sweated industries only. Act is applicable to industries where laborers are not organized. Act is applicable to whole of India. In scheduled industries, act is applicable to whole of India except caste. ये एक्ट जो है ना वो होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है। स्टेटमेंट ए बी सी सारे ट्रू है एंड इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। एक्ट इज एप्लीकेबल एट स्वेटेड इंडस्ट्रीज ओनली। यस इट इज ट्रू। स्वेटेड इंडस्ट्रीज मींस जहाँ पे मैनुअल वर्क ज्यादा होता है। एक्ट इज एप्लीकेबल टू इंडस्ट्रीज वेयर लेबर्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। यस। होल ऑफ इंडिया एंड शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज, यहाँ पर ना मिनिमम वेजेस एक्ट में एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल में बहुत सारे इंडस्ट्रीज का नाम है और उसी इंडस्ट्रीज में ये एक्ट एप्लीकेबल है। शेड्यूल में जिस जिस इंडस्ट्रीज का नाम होगा वहीं पर ये एक्ट हमारी एप्लीकेबल है। ठीक है, बोलिए which authorities appointed by appropriate government to ascertain cost of living index time to time for scheduled employment in the act. ठीक है,
अब क्या हो रहा है, अब ऐसा टाइम आया है आपका जिसमें कि हर दिन आपको एक एक लेजिस्लेशन, एक या दो लेजिस्लेशन पढ़ना पड़ेगा। सब सिमिलर से भी लगेंगे, अलग अलग से भी लगेंगे, कंफ्यूजिंग भी लगेंगे। तो उसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज मेकिंग नोट्स। और हर एक्ट में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है, हर एक्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंट है, वो आपको नोट डाउन करना है। जैसे कि यहाँ पर आ जाता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ये दोनों कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स किसमें, सेक्शन 2D में है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये किसी और एक्ट में नहीं है, सिर्फ इसी में। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हमारा डिक्लेयर किया जाता है बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बताता है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी हमारा इसमें है सेक्शन 2C। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी एग्जाम में आता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किस एक्ट में है, तो हमारे ये मिनिमम वेजेस एक्ट में ही है। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कौन अपॉइंट करता है, इसको अपॉइंट करता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो दैट मीन्स एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का क्या काम है भाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को असर्टेन करना और गवर्नमेंट को हेल्प करते रहना, बताते रहना। ठीक है, तो सेक्शन 2C कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को डिफाइन करता है, अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। तो सर्टेन फ्रॉम टाइम टू टाइम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को अपडेट करते रहना सरकार को, ताकि सरकार जो है ना वो जो भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट जिसमें मिनिमम वेजेस एक्ट एप्लीकेबल है उसको चेक करते रहे कि उसने जो मिनिमम वेजेस सेट किए हैं उसे अपडेट करना है, रिवाइज करना है, फिक्स करना है, जो भी काम। आउट वर्कर्स आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय इन मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। आउट वर्कर्स इंक्लूडेड है कि नहीं, हमने इसके पहले कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट पढ़ा था जिसमें आउट वर्कर्स इंक्लूडेड नहीं थे। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में आउट वर्कर्स इंक्लूडेड नहीं है, बट मिनिमम वेजेस एक्ट में एम्प्लॉय के डेफिनेशन में आउट वर्कर्स इंक्लूडेड है। एम्प्लॉय इन सेक्शन 2I, in section 2I out workers are included in the definition of minimum wages act, right? Okay, yes. Which of the following is correct about the act? Act is applicable to scheduled employment with more than 1000 employees. Okay, all of the above इसका आंसर है। तो सारे पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए। एक्ट इज एप्लीकेबल जहाँ हर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे 1000 से ज्यादा एम्प्लॉइज है वहाँ ये एक्ट एप्लीकेबल है। मिनिमम वेजेस एक्ट अभी तो कैश में है, बट स्टिल अब इसमें है कि डिजिटल पेमेंट इनेबल करने के लिए सरकार ने कहा है द पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट कैन बी मेड होली और पार्टली इन काइंड। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम वेजेस एक्ट हम जो हमारे 1948 में आई थी उसने कहा कि हाँ भाई आप जो वेज पे करोगे वो थोड़ा काइंड में भी पे कर सकते हो। और जहाँ पर कस्टमरी है कि जो वेजेस है वो वोली या पार्टली इन काइंड में पे किया जाता है तो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करना पड़ेगा। अब जैसे कोई बिस्किट फैक्ट्री है तो वो 90% वेजेस देती है और 10% वो बिस्किट्स ही दे देती है अपने एम्प्लॉइज को। कुछ अगर ऐसा है तो उसे अपने नोटिफिकेशन में उसे ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करना पड़ेगा। एंड यस इट इज ओके टू मेक पेमेंट इन वोली, पार्टली और काइंड में यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा कि यस वेजेस कैन बी पेड इन काइंड। ओके, यस। नेक्स्ट, where minimum wages are fixed by government, the employer must pay wages and cannot pay higher wages than minimum wages. Must pay the minimum wages irrespective of his financial condition. Can pay minimum wages and can also pay higher than the minimum wages. Question number 6. Please answer. देखिए सरकार ने मान लीजिए फिक्स किया कि फॉर आर्टिशन द मिनिमम वेजेस इन Tier 3 cities पर आवर विल बी ₹100। सरकार ने Tier 3 सिटीज में आर्टिसन के लिए पर आवर 100। तो एम्प्लॉयर हैज टू पे, मस्ट पे मिनिमम वेजेस, कैन नॉट पे हायर देन मिनिमम वेजेस। दिस इज रॉन्ग। पॉइंट नंबर ए इज रॉन्ग। पॉइंट नंबर ए इज रॉन्ग। व्हाई? क्योंकि यहाँ तक तो सही है लेकिन कैन नॉट पे हायर देन मिनिमम वेजेस ऐसा कुछ नहीं। मिनिमम वेजेस एक फ्लोर बताता है कि आपका वेज या तो उतना या तो उससे ऊपर होना चाहिए। आप 110 रुपए भी दे सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैन नॉट पे इज रॉन्ग। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन, आपके पास 100 रुपए नहीं भी है, कहीं से अरेंज करके दीजिए। दिस इज योर योर इम्पोर्टेंट ऑब्लिगेशन टू पे। अगर आर्टिसन ने आपके घर में काम किया है तो विल हैव टू पे इररिस्पेक्टिव ऑफ योर फाइनेंशियल कंडीशन बाय अरेंजिंग समहाउ। कैन पे मिनिमम वेजेस एंड कैन आल्सो पे हायर देन, बोथ बी एंड सी। 6 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. According to section 3 of the Minimum Wages Act 1948, the appropriate government may fix minimum rate of wages for. ठीक है, अब आपने देखा सेक्शन 2 में हमने
इम्पोर्टेंट जो सॉरी डेफिनेशन हमने देखा कौन कौन सा, सेक्शन 2C, 2D, 2I, ये 3 डेफिनेशन हमें याद हो गए हैं, ठीक है। वेजेस के डेफिनेशन है सेक्शन 2H में, वेजेस, एंड देन वी हैव दिस डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट इन 2F। तो वो कुछ नहीं है, सिंपल वही है कि शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट दैट मीन्स द एम्प्लॉयमेंट विच आर कवर्ड अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट। 2F शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इतना तो मिनिमम आप याद रखिए, ओके, राइट। एंड देन वी आर मूविंग टू सेक्शन 3। अब सेक्शन 3 किसकी बात करता है? तो सेक्शन 3 बात करता है फिक्सेशन, सेक्शन 3 बात करता है फिक्सेशन ऑफ वेजेस, ठीक है। और सेक्शन 4 बात करता है व्हाट शुड बी द मिनिमम वेजेस, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस क्या होना चाहिए, ये डिटेल से मैं डिस्कस करूंगी। सेक्शन 5 बात करता है किसका? प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग वेजेस, प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग वेजेस, ठीक है। क्रोनोलॉजिकली आगे बढ़ रहे हैं, ये हो गया। अब हम लोग सेक्शन 3 में जाएंगे। तो सरकार ये बोलती है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही वेजेस फिक्स करेगा, ओके, यस। तो हमारे शेड्यूल में पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों, जो शेड्यूल में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के ही वेजेस सरकार फिक्स करेंगे। एंड इट विल फिक्स टाइम वर्क वेजेस फॉर टाइम वर्क, पीस वर्क, गारंटेड टाइम वर्क एंड ओवर टाइम। तो सरकार किसी भी ऑक्यूपेशन के लिए 4 तरह के रेट को फिक्स करेगी, जो कि सेक्शन 3 में दिया हुआ है। टाइम वर्क, पीस वर्क, गारंटेड टाइम वर्क एंड ओवर टाइम वर्क। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 का पॉइंट नंबर ए, ठीक है। याद हो गया, याद हो गई यहाँ तक चीजें। और ये सरकार जो फिक्स करेगी ना, उसको मस्ट सरकार को रिवाइज करना है आफ्टर एवरी 5 years, मस्ट रिवाइज आफ्टर एवरी 5 years, दिस गवर्नमेंट हैज टू रिवाइज। The fixation of wages and fixation will be done for time work, piece work, guaranteed time work and overtime. 4 things done, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और सरकार इसको जो फिक्स करेगी ना, यही है सेक्शन 3 पार्ट 2 में यही दिया हुआ है। मिनिमम टाइम रेट, मिनिमम पीस रेट, और उसके बाद गारंटीड टाइम रेट एंड ओवर टाइम रेट। डन, समझ आ गया। और ये सरकार फिक्स करती है किसके किसके लिए फिक्स करती है? ये सरकार फिक्स करती है फॉर डिफरेंट शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, हर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के लिए, है ना। अगर आर्टिसन के लिए मिनिमम टाइम रेट, मिनिमम पीस रेट, गारंटेड टाइम रेट, ओवर टाइम रेट। फिर मैसन के लिए हर किस्म की एम्प्लॉयमेंट के लिए। एंड फॉर एवरी क्लासेस ऑफ वर्क, फॉर एवरी क्लासेस ऑफ वर्क, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, हायर मैनेजर, लोअर मैनेजर, हर वर्कर सबके लिए। एंड ऑल्सो फॉर एडोलेसेंट, चाइल्ड एंड एडल्ट, 3 कैटेगरी के लिए। तो कितना सारा सरकार के पास काम होता है, सोचिए। हर एक तरह के एम्प्लॉयमेंट में, हर एक तरह के क्लासेस में, हर एक तरह के एज, चाइल्ड, एडोलेसेंट, एडल्ट, और उनका मिनिमम टाइम रेट, मिनिमम पीस रेट, इतने सारा काम सरकार को करना पड़ता है। दिस इज गिवन इन सेक्शन 3। सेक्शन 2H में जो वेजेस का डेफिनेशन है सेक्शन 2H में, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड रहती है? तो उसमें देखिए, इट इंक्लूड्स ऑल द एन्यूमरेशन बट डज नॉट इंक्लूड, HRA इंक्लूड रहता है इसमें। वेजेस में बस इंक्लूडेड है HRA और कुछ भी नहीं। HRA इज इंक्लूडेड, ट्रैवलिंग अलाउंसेस नॉट इंक्लूडेड, gratuity not included, house of accommodation, supply of light, water, medical not included, PF, gratuity, pension not included, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ HRA इंक्लूडेड है, दैट्स इट। बेसिक पे प्लस HRA इंक्लूडेड है वेजेस में। वेजेस में क्या क्या है? वेजेस में इंक्लूड्स HRA, ओनली HRA इंक्लूडेड है, नथिंग एल्स। बाकी जो कुछ भी आएगा वो सारा ओवर टाइम हो गया, बोनस हो गया, एटसेट्रा, कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। सेक्शन 2H आप बस ऐसे ही लिख दीजिए, ओनली HRA इंक्लूडेड। नोट्स बनाइए, लंबा चौड़ा लिखने का जरूरत है नहीं है, सिर्फ लिखिए इतना ही, एक लाइन, HRA इंक्लूडेड, सेक्शन 2H वेजेस। नोट्स लिखते हैं, लिखिए। एग्जाम में जो भी रहेगा सबको कैंसिल आउट कीजिए, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे भी देखिए, डज नॉट इंक्लूड ऑल रिम्यूनरेशन, जिसमें कि HRA आता है, बट डज नॉट इंक्लूड दिस, कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। स्पेशल एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग कंसेशन। उसके बाद 2G, एक 2G भी है। तो 2G में क्या आता है? सेक्शन 2G टॉक्स अबाउट
talks about scheduled employment means an employment is specified in the schedule for any process or branch of work performing part of such employment. जो schedule है ना वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइडेड है. तो पार्ट 1 हमारा नॉर्मल बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, पार्ट 2 में एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, पार्ट 2 रिलेट्स टू एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर. तो पार्ट 1 हमारा नॉर्मल है, पार्ट 2 में एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज है शेड्यूल में, वो थोड़ा ध्यान में रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस आर फिक्स्ड फॉर. तो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस हमारा डिफरेंट शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, डिफरेंट क्लास, एडल्ट, एडोलेसेंट, चाइल्ड, अप्रेंटिस, वेजेस फॉर डिफरेंट लोकेलिटीज, ऑल ऑफ द अबव. ये सेक्शन 3 में भी दिया हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया है, राइट. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड. अब क्या होता है, हर एक एक्ट में कोई ना कोई बोर्ड, कमेटी, कॉन्स्टिट्यूएंसी रहती है. यहाँ पे क्या है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड भी है. सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है, कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा. तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का क्या क्या काम है, एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन मैटर्स ऑफ फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस. यही सारा काम है, एक्ट का ही फिक्सेशन करना है. फिर अगर मिनिमम रेट ऑफ वेजेस को रिवाइज करना है, उसमें भी एडवाइज करना है. और जो हमारी स्टेट एडवाइजरी बोर्ड होगी उसके काम को कोऑर्डिनेट करना है. ऑल ऑफ द अबव, ये सारा काम है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का. वेज फिक्सेशन, वेज रिवीजन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क ऑफ स्टेट एडवाइजरी बोर्ड. याद होता जा रहा है, आई होप आपको याद होता जा रहा है, बाद में आपको मेहनत नहीं करनी पड़े. उसके बाद देखिए, अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग cannot be appointed by appropriate government by notification under official gazette for deciding claims arising out of payment of less than minimum rate of wages. अगर 100 रुपए सरकार ने आर्टिसन के लिए पे किया था, डिसाइड किया था, आपने 90 रुपए पे किए, तो ये क्लेम कहाँ पे जाएगा, किसके पास जाएगा. तो कोई भी वर्कर ऐसा होगा जिसका जो रैंक है, क्वेश्चन क्या है, कैन नॉट बी अपॉइंटेड. पॉइंट नंबर डी, ठीक है. तो हम कौन कौन ऐसा पर्सन है जो कि यहाँ पर क्लेम को एड्रेस कर सकता है. तो कोई भी कमिश्नर फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट ये एड्रेस करेगा क्लेम को. एनी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइजिंग फंक्शन एज लेबर कमिश्नर, वो भी इसको इस इशू को ट्रीट करेगा. एनी ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ लेबर कमिश्नर, ये भी इस इशू को डील करेगा. लेकिन कोई भी ऑफिसर जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रैंक से नीचे का है वो डील नहीं करेगा. अगर आपको डील करना है मैटर ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस विच इज लेस देन मिनिमम रेट, तो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रैंक से तो ऊपर ही होना पड़ेगा. डीएम जो होता है उससे ऊपर के रैंक के लोग ही होंगे, है ना, जो कि इसको हैंडल करेंगे. डीएम या डीएम के ऊपर, नॉट ऑफिसर नॉट लेस देन. डीएम भी हैंडल कर सकता है या डीएम के ऊपर भी, पर डीएम के नीचे का रैंक कोई भी हैंडल नहीं करेगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड फॉर फिक्सिंग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस. ठीक है, अब फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस है, तो उसका ये किस में दिया हुआ है, सेक्शन 5 में. तो सेक्शन 5 टॉक्स अबाउट प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग. तो प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर में दो मेथड है. कौन कौन से मेथड है, कमिटी मेथड एंड नोटिफिकेशन मेथड. कमिटी मेथड एंड नोटिफिकेशन मेथड, ठीक है. तो इन दोनों मेथड से मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स किया जाता है. ठीक, अब आप बोलोगे सेक्शन 4 कहाँ गया. तो सेक्शन 4 सिंपली बताता है व्हाट गवर्नमेंट विल फिक्स. व्हाट गवर्नमेंट विल फिक्स. तो गवर्नमेंट विल फिक्स बेसिक रेट, पहला बेसिक रेट फिक्स करेगी प्लस कोई स्पेशल अलाउंसेस. अब स्पेशल अलाउंसेस में कुछ भी आ सकता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस आ सकता है, या फिर वैल्यू ऑफ कंसेशन. मतलब गवर्नमेंट क्या फिक्स करेगी. अगर जीटीआर फिक्स करना है तो जीटीआर में क्या होगा, टाइम रेट में क्या होगा, या फिर जो भी ओवर टाइम में क्या होगा. तो एक जो बेसिक रेट होगा प्लस स्पेशल अलाउंसेस बोलिए या कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस बोलिए, COLA, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस भी बोल सकते हैं, कि कुछ ऐसा और कुछ ऐसा. ये दो कंपोनेंट होते हैं. सेक्शन 4 बताता है कौन सा कंपोनेंट गवर्नमेंट फिक्स करेगी, ये दोनों कंपोनेंट फिक्स करेगी. सेक्शन 5 बताता है प्रोसीजर है, ये दोनों मेथड, नोटिफिकेशन मेथड और कमिटी मेथड. देखिए, तो नोटिफिकेशन मेथड सेक्शन 5 क्या बता रहा है. अच्छा, कमिटी मेथड में देखिए, तो सब कमिटी मेथड में क्या होता है कि एक तो अलग है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड है. अब कमिटीज अलग है, इसके बाद में इसके अलग से कमिटी है. The appropriate government may appoint as many as committees and subcommittees as it finds necessary to hold inquiry and advise in matter of respect of fixation of wages. तो गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारी कमिटीज अपॉइंट करती है, बहुत सारी. ठीक है, बहुत सारी मतलब हो सकता है कि एक, अगर आप MP से हो
तो एमपी बहुत बड़ा है और जिसमें कि अलग अलग लोकेलिटीज, अलग अलग क्लासेस, अलग अलग ऑक्यूपेशन के लोग रहते हैं। तो सबका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स डिटरमाइन करने के लिए कमिटीज की जरूरत होगी। तो टीयर 1 सिटी के लिए कमिटी, टीयर 2 सिटीज के लिए कमिटी, टीयर 3 सिटीज के लिए कमिटी, किसी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के लिए कमिटी। तो इस तरह काफी सारी कमिटीज या सब कमिटीज अपॉइंट हो सकती है और उनका एडवाइस कंसीडर करने के बाद जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ना, वो नोटिफिकेशन देगी ऑफिशियल गैजेट में कि भाई हम इतना मिनिमम रेट को फिक्स कर रहे हैं या इतना मिनिमम रेट को रिवाइज कर रहे हैं। तो कमिटी मेथड बिल्कुल डीपली पेनिट्रेट करके स्टडी करती है लोगों को और मिनिमम रेट के लिए एडवाइस करती है। उसके बाद होता है नोटिफिकेशन मेथड, जिसमें क्या होता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट publish proposal for the information of person likely to be affected by and specify a date not less than 2 months from the date of notification on which the proposal will be taken into consideration. अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हमारे ऑफिशियल गैजेट में नोटिस पब्लिश करती है कि भाई हम फिक्स करने वाले हैं बाय 10% या 20% या 30% हम रिवाइज करने वाले हैं बेसिस को। और अब मान लीजिए अब आर्टिसन से रिलेटेड जो लोग हैं, अब जैसे कोई कमिटी है जो कि आर्टिसंस का ध्यान रखती है, तो वो सारी कमिटीज है जो कोई भी आएगी गवर्नमेंट के साथ बात करेगी विद इन अ डेट नॉट लेस देन 2 मंथ्स, उनके प्रपोजल को सरकार फिर कंसीडर करेगी, राइट। तो वो नोटिफिकेशन मेथड में सिंपली गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देती है ऑफिशियल गैजेट में और फिर 2 मंथ्स का टाइम देती है कि उनसे रिलेटेड जो भी लोग हैं वो आए और अपना प्रपोजल दे, ठीक है। और जो रिप्रेजेंटेशन रिसीव होता है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कंसीडर करती है और एडवाइजरी बोर्ड से भी वो कंसल्ट करती है कि कितना वेज को फिक्स करना चाहिए और कितना रिवाइज करना चाहिए, ठीक है, करेक्ट। एडवाइजरी बोर्ड के बारे में किसमें दिया हुआ है, सेक्शन 7 में दिया हुआ है। तो सेक्शन 3, 4, 5 और 7 आपको याद हो गए। नेक्स्ट, फिक्सिंग और रिवाइजिंग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस अंडर सेक्शन 3, मिनिमम ऑफ रेट ऑफ वेजेस में बी फिक्स्ड बाय, तो बाय हम जो किसी भी ऑक्यूपेशन के लिए मिनिमम रेट ऑफ वेजेस बाय आवर, बाय डे, बाय मंथ, ये 3 तरीके से फिक्स होते हैं। पर घंटे का कितना चार्ज होगा, एक दिन का कितना चार्ज होगा और एक महीने का कितना चार्ज होगा, 3 तरीके से सरकार फिक्स करती है। अब खुद देखिए सरकार के पास इतना सारा काम होता है, इसलिए सरकार को इतनी सारी कमिटीज और सब कमिटीज बनानी पड़ती हैं। उनके काम को कोऑर्डिनेट करने के लिए स्टेट एडवाइजरी बोर्ड एंड सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनाना पड़ता है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू हैव अ यूनिफॉर्म वेज स्ट्रक्चर, ये एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने खुद से इंट्रोड्यूस किया है, ये कहीं आया नहीं है बट जस्ट माय कॉन्सेप्ट। इन ऑर्डर टू हैव अ यूनिफॉर्म वेज स्ट्रक्चर एंड टू रिड्यूस द डिस्पैरिटी इन मिनिमम वेजेस अक्रॉस द कंट्री। क्या होता है कि आर्टिसन के लिए बिहार में अलग, एमपी में अलग, केरला में अलग अलग वेजेस होते हैं, तो बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी हो जाता है। तो उसके लिए एक नेशनल लेवल फ्लोर मिनिमम वेजेस का कॉन्सेप्ट है, एनएफएल मिनिमम वेज। तो इसका क्या होता है कि ये एक फ्लोर बता देती है कि ₹100 से ऊपर ही वेज होने चाहिए आर्टिसन के, या तो बिहार में, या तो एमपी में, या तो केरल में। आप बिहार में 102 रखिए, केरल में 101 रखिए, यहाँ पे 100.9 रखिए, लेकिन 100 के ऊपर ही रहेगा ताकि बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी ना हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज इन सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो ना एनएफएलएमडब्ल्यू जो है वो बार बार टाइम टू टाइम रिवाइज करती रहती है। तो प्रेजेंट एनएफएलडब्ल्यू अभी 178 रुपीज है, 178 रुपीज है। तो ये 2022 में 178 है, करंट डे में भी अभी भी 178, ये देखिए। तो इट इज प्रोजेक्टेड टू बी अराउंड 185 इन 2023, बट अभी मैंने चेक किया था 2023 में भी 178 ही है और ये धीरे धीरे बढ़ेगी अकॉर्डिंग टू इकोनोमेट्रिक मॉडल्स, ऐसा प्रोजेक्ट किया है। पर 2023 में अभी इंक्रीमेंट हुआ है ऐसा आया नहीं है। तो एग्जाम में अगर बाई चांस आता है तो आप 178 ही बोलोगे। और नेशनल लेवल फ्लोर मिनिमम वेज को कौन फिक्स करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। क्या होता है ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। एक नॉन स्टैट्यूटरी मेजर है, गवर्नमेंट ने इसे 1996 में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। ये हमारे मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड नहीं है, इट्स जस्ट फॉर योर जनरल इंफॉर्मेशन। The factors which caused variation of minimum wages in India are, तो मिनिमम वेजेस इन इंडिया में जो है ना वो इंडिया में बहुत अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, पेइंग कैपेसिटी, प्रोडक्टिविटी, डिफरेंस इन एक्सचेंज रेट, सारा ही इसमें आंसर हो जाएगा। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 4, सारा नहीं, मतलब पॉइंट नंबर बी होगा, सॉरी 4 ओनली, हाँ ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर हमारे मिनिमम वेज को का वेरिएशन कॉज करते हैं? तो मिनिमम प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, ओके, पेइंग कैपेसिटी, प्रोडक्टिविटी, तो ये सारा एक्चुअली मिनिमम वेज का वेरिएशन नहीं कॉज करता। डिफरेंस इन एक्सचेंज रेट, जो हमारे
नहीं, इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर इट शुड बी 4. यस, आई आल्सो थिंक इट शुड बी 4. ये सारे ही फैक्टर्स इनफैक्ट करेंगे. डिफरेंस इन एक्सचेंज रेट हमारे रुपी के वैल्यू को अप्रिशिएट या डिप्रिशिएट करते हैं. प्रोडक्टिविटी, पेइंग कैपेसिटी, बाकी प्राइस ऑफ एफिशिएंसी कमोडिटीज भी हमारा बढ़ता है, घटता है, इन्फ्लेशन होता है. तो ये सारी चीजें हमारा मिनिमम वेजेस को वेरिएशन कॉज करती है. पॉइंट नंबर डी इसका आंसर होगा. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, डी इसका आंसर होगा. Section 17, question number 17, Section 17 of Minimum Wages Act provides that where an employee is engaged in work on piece work basis for which minimum time rate and not a minimum piece rate has been fixed, wages shall be paid at. Okay, before answering this question, देखिए Section 7 तक आपको पता चल गया. अब Section 11 to 18 जो है ना, वो कुछ मेथड्स है, जैसे कि सेफगार्ड मेथड, सेफगार्ड्स नाम है वेजेस पे करने के लिए. सेक्शन 11 to 18. सेक्शन 11 to 18 में क्या क्या चीजें हैं मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले ये सेक्शन 11 टॉक्स अबाउट पेमेंट ऑफ वेजेस इन काइंड. ठीक है, कि हाँ काइंड में भी किया जाता है, जहाँ कस्टमरी है वहां पे आप ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे दीजिए. और उसके बाद फिर सेक्शन 12 बताता है कि मिनिमम रेट ऑफ वेजेस हमारे जो भी वेजेस होंगे वो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस से अबव होने चाहिए. सिंपल यही बता रहा है, ज्यादा कुछ नहीं. मिनिमम रेट ऑफ वेजेस जो सरकार फिक्स करेगी या तो वो या उससे ज्यादा होना चाहिए. सेक्शन 13 क्या बताता है कि सेक्शन 13 बताता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक नंबर ऑफ आवर्स, नंबर्स ऑफ डे फिक्स करेगी, जिस सिंपली कि वेजेस विल बी फिक्स पर आवर, पर डे, पर मंथ, ये बताते हैं. तो एक जनरल रूल है. 11 to 18 एक जनरल रूल है. सेक्शन 14 टॉक्स अबाउट ओवर टाइम. सेक्शन 14 बताती है कि ओवर टाइम में भी सरकार को रूल फिक्स करने हैं. तो इसी तरीके से सेक्शन जो 5 है, सेक्शन 15 बताता है कि अगर कोई वर्कर नॉर्मल डे में 8 आवर्स है और उससे अगर कम काम कर रहा है, अगर वो 4 या 5 आवर्स ही काम कर रहा है, तो क्या होगा? तो उस केस में अगर फेलियर ऑफ वर्क इज कॉज्ड बाय हिज अनविलिंगनेस, है ना, वेजेस हम तभी डिडक्ट करेंगे अगर वो 8 आवर्स की जगह 4 या 5 आवर्स काम कर रहा है, तो वेजेस तभी डिडक्ट करेंगे इफ द वर्कर इज अनविलिंग. अब मान लीजिए कि एम्प्लॉयर ने ही परमिशन दी है कि भाई तुम जा सकते हो घर, या वर्कर का कोई काम था जिसके कारण वो परमिशन लेकर के गया, तो कोई दिक्कत नहीं. यू विल प्रोवाइड फुल डे वेजेस. बट इफ द वर्क हैज फेल्ड फॉर 1 hour or 2 hours ड्यू टू अनविलिंगनेस ऑफ वर्कर, तो आप वेजेस को डिडक्ट करोगे. तो लाइक दिस, इस तरह से दिया हुआ है. तो सेक्शन 17 में भी कुछ बातें कही गई है. और सेक्शन 17 बताता है कि वेयर एन एम्प्लॉय इज एम्प्लॉयड ऑन पीस वर्क for which minimum time rate and not a minimum piece rate has been fixed, the employer will pay such employee at not less than the minimum time rate. ठीक है, तो मिनिमम टाइम रेट अगर फिक्स किया हुआ है कि 8 आवर्स के लिए, आई होप यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज्ड, 8 आवर्स के लिए ₹100 है, बट ही इज वर्किंग ऑन पीस रेट, बट द एम्प्लॉइज इज वर्किंग ऑन पीस रेट, है ना. वेयर एन एम्प्लॉय इज एंगेज्ड ऑन पीस वर्क और वहां पर मिनिमम टाइम रेट डिसाइड किया हुआ है, मिनिमम पीस रेट डिसाइड नहीं किया हुआ है. ठीक है, तो वेजेस आप कैसे दोगे? कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, हो सकता है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आपको पीसेस बनाने हो, है ना, जहाँ पर आपको एक पीस बनाना हो, पर पीस रेट डिसाइडेड नहीं है, टाइम रेट ही डिसाइडेड है. तो टाइम रेट ही डिसाइडेड है, तो आप टाइम रेट के अकॉर्डिंग ही उसे पे करोगे. तो एक दिन में अगर वो 1 पीस बनाता है या एक दिन में वो 10 पीस बताता है, तो दोनों में अगर पीस रेट रहता तो अलग अलग वेजेस मिलते. तो अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे पीस रेट डिसाइड ही नहीं किया हुआ है लेकिन पीस बनाना है, तो वहां पे भी आप मिनिमम टाइम रेट के हिसाब से उसे पे करोगे. 1 पीस बनाता है तो भी, 0 पीस बनाता है तो भी, 10 पीस बनाता है तो भी मिनिमम टाइम रेट आपको उसको प्रोवाइड करना है. तो मतलब जनरल रूल्स ही है. 11 to 18 में सेफगार्ड्स है, दैट इज एक तरह से जनरल रूल्स इसमें दिए हुए कि हाँ ये सारी चीजें होनी चाहिए. ठीक, तो वो आप एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा. फिर देखिए, विच नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी सजेस्टेड फॉर वेज फिक्सेशन इन प्लांटेशन इंडस्ट्रीज इन असम.
तो पहले जो था वेज फिक्सेशन वो असम के प्लांटेशन इंडस्ट्री में नहीं, तो वहां पे भी होनी चाहिए, तो इस बार फिक्स बार रॉयल कमीशन ऑफ लेबर ने बोला था। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, रॉयल कमीशन ऑफ लेबर ने क्या बोला था कि वेज फिक्सेशन हमारा असम के प्लांटेशन इंडस्ट्रीज में भी होनी चाहिए, उन्होंने 1931 में ही बोला था। तो क्या विच इज ट्रू अबाउट मिनिमम वेजेस एक्ट, फ्रिक्शनल मशीनरी कन्वेंशन, कन्वेंशन नंबर 26 है 1926 में अडॉप्ट किया गया है, रेटिफाइड बाय इंडिया 1955। इट इज नॉट अ फंडामेंटल कन्वेंशन, यस ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। Question number 20. In both the procedure of fixing minimum rate of wages, the wages will come into force on the expiry of dash months from the date of notification. अब दोनों मेथड है, नोटिफिकेशन मेथड और कमिटी मेथड। तो wages will come into force on the expiry of how much 1 month है ना, 3 months sorry। जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन है उसके 3 महीने के बाद the wages will come into force. The wages will come into force on the expiry of 3 months from the date of नोटिफिकेशन। किसी भी मेथड को अडॉप्ट करें, नोटिफिकेशन जब सरकार देगी कि हाँ आज वी आर नोटिफाइंग टुडे दैट वेज हैज बीन रिवाइज्ड फ्रॉम 100 to 150, तो उसके 3 महीने के बाद ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी 3 मंथ्स। कंपोजिशन ऑफ कमिटीज एंड सब कमिटीज आर, कमिटीज और सब कमिटीज का जो कंपोजिशन होगा उसमें इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर होंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट पर्सन विल बी 1/3 ऑफ टोटल मेंबर, 1 person will be chairman from independent member। बिल्कुल सही, so all of the above। Composition of committees and sub committees अगर हम देखेंगे तो कोई भी कमेटी सब कमेटी में इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होंगे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के, ठीक है। 20 है तो 10 इधर से 10 उधर से। इंडिपेंडेंट पर्सन विल बी 1/3 ऑफ टोटल नंबर, तो 20 नहीं, हम लोग के लिए 30 कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो 30 कंसिडर करते हैं, तो 15 फ्रॉम एम्प्लॉयर, 1/3 विल बी इंडिपेंडेंट, 1/3, तो 10% विल बी इंडिपेंडेंट, और इस 10% में से कोई एक हमारा चेयरमैन होगा, कोई एक हमारा चेयरमैन होगा। ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कमिटीज और सब कमिटीज के कॉन्स्टिट्यूएंट्स से, ठीक है। एक्ट थोड़ा बड़ा है बट डोंट वरी, ठीक है, हो जाएगा, यू कैन डू इट। विच इज ट्रू अबाउट एडवाइजरी कमिटी, एडवाइजरी कमिटी है या एडवाइजरी बोर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों हो सकता है ना, कोई भी दिक्कत है। सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। तो इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, बिल्कुल सही है। इंडिपेंडेंट पर्सन विल बी 1/3 ऑफ टोटल नंबर, तो कमिटी और बोर्ड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट कमिटी के हैं, कमिटी और सब कमिटी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो उसी तरह हमारा जो एडवाइजरी बोर्ड है ना, कंफ्यूज नहीं होएगा, एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है, ठीक है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के अंदर बहुत सारे स्टेट एडवाइजरी बोर्ड है, ठीक है, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड है, और एक स्टेट एडवाइजरी बोर्ड के अंदर बहुत सारी कमिटीज और सब कमिटीज है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन का काम होता है, ठीक है। तो कंपोजिशन सेम है, इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, इंडिपेंडेंट पर्सन विल बी 1/3 अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट एडवाइजरी कमिटी स्टेट गवर्नमेंट। इट्स वर्क इज टू कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ कमिटी एंड सब कमिटीज, इसमें भी चेयरमैन था, इसमें भी चेयरमैन होगा, सब कुछ सेम है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। तो ये एडवाइजरी कमिटीज का क्या काम है, जो अंदर में हमारी कमिटी सब कमिटीज है, सबका काम को कोऑर्डिनेट करना, ओके। इट विल हैव चेयरमैन, इसको मैंने एडिट करवाया है, एक्चुअली मैंने बाद में बताया है। इट विल हैव चेयरमैन, चेयरमैन हमारा सब में होगा, एडवाइजरी कमिटी में भी चेयरमैन होगा और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में भी चेयरमैन होगा। इट विल हैव चेयरमैन, ये कुछ मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच इज ट्रू अबाउट सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का काम क्या है, सारे स्टेट एडवाइजरी बोर्ड के काम को कोऑर्डिनेट करना। कंपोजिशन सेम एज कमिटीज है, इस आई विल हैव टू एडिट दिस, इट विल हैव चेयरमैन, मैं एडिट करके आपको ये पीडीएफ दूंगी, डोंट वरी। इट विल हैव चेयरमैन, इट हेल्प्स इन फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग ऑफ वेजेस, ऑल ऑफ द अबव, ओके, यस। नेक्स्ट, under which section an employee can claim against minimum wages। अब उसके बाद सेक्शन 19 और 20 हमारा थोड़ा क्लेमिंग की बात करता है। तो अंडर सेक्शन 20 आप क्या करोगे, जो भी एम्प्लॉय है वो क्लेम कर सकता है अगेंस्ट मिनिमम वेजेस कि हाँ भाई मुझे दिक्कत है, या फिर मुझे मिनिमम वेजेस से जो सरकार ने फिक्स किया उससे कम मिला, ओके। नेक्स्ट, तो
to provide guideline for wage structure in the country. A tripartite committee, the Committee on Fair Wage, was constituted in 1948 by Government of India. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. Yes, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था. तो आई होप आपको ये एक्ट समझ में आ गया है. बाकी सारी चीजें सेम ही है. सेक्शन 18 हमारा, सेक्शन 17 तक हमने डिस्कस किया. सेक्शन 18 हमारा रजिस्टर एंड रिकॉर्ड की बात करता है. फिर सेक्शन 20 हमारे इंस्पेक्टर की बात करता है. यहाँ तक ही सेक्शन आपको याद करने हैं. इस एक्ट में ओवरऑल क्या था, इस एक्ट में ओवरऑल कुछ डेफिनेशंस थे. उसके बाद सेक्शन 3, 4, 5 में हमारे फिक्सेशन, हमारे जो वेज फिक्सेशन का काम था. सेक्शन 7 सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड था. और 8, 9, 10 हमारा स्टेट एडवाइजरी बोर्ड कमिटीज ये सब हो सकती हैं. 11 to 18 नॉर्मल रूल्स हैं. 20 इंस्पेक्टर है. दैट्स इट. एक्ट का काम सारा समझ में आ गया. सो यू कैन विजुअलाइज इस एक्ट में क्या क्या चीजें हैं, इस एक्ट में क्या क्या काम होता है, कौन कौन सी कमिटीज है, बॉडी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है. करेक्ट. इस एक्ट की सारी चीजें पता. चलो ठीक है. तो थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम एंड रिवाइज कीजिए और पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है, चेक कीजिए. यस, ओके, थैंक यू. Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.